तो चल लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। और हम उसे आगे पढ़ रहे थे, तो मैंने शायद इंट्रोडक्शन दिया होगा आपको TIR का। आज हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, चालू करते हैं। हम्म तो लास्ट क्लास में बच्चों हम आपको बता रहे थे कि जब कभी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है। ऐसे जैसे ये लाइट रे जा रही है, कोई एक लाइट रे जा रही है मान लो, ऐसे बैंड होती है यूं। अगर एंगल ज़्यादा हो, और कितना ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल जितना एंगल हो, तो लाइट रे सरफेस के पैरेलल चली जाती है। ऐसे पैरेलल टू सरफेस चली जाती है, ऐसे इस प्रकार से। इस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको क्रिटिकल एंगल बोला जाता है, IC, क्रिटिकल एंगल। कोई डाउट बच्चों? तो लास्ट क्लास में ये हमारा टॉपिक यहाँ फिनिश हुआ था। और अब क्या होता है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको पता है N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर होता है। अगर आई बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। इफ आई को इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होते होते इतना बढ़ जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा, तो उस टाइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा, आर 90 डिग्री हो जाएगा। ये सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। अब आगे की कहानी क्या है भाई? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दो, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दो, मतलब जैसे और बढ़ा दिया, इफ इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो सीधे सीधे लाइट रे उल्टा मीडियम में जाएगी ही नहीं, टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, उल्टा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट सरफेस होने के बावजूद भी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में नहीं जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइट का। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। कोई डाउट बच्चों? बोलो हेलो। तो बच्चों एक बार पूरा देख लेते हैं साथ साथ में। 3 केसेस देखते हैं। पहला कौन सा केस? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल एंगल से। दूसरा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है क्रिटिकल एंगल के। और तीसरा केस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल के। तो 3 केसेस हैं, 3 फिगर हैं। तीनों ही फिगर में डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जा रही है। हम्म फर्स्ट केस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल एंगल से। सेकंड केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है क्रिटिकल एंगल के। थर्ड केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। फर्स्ट केस में क्या होगा? ऐसे लाइट जाएगी,
सेकंड केस में क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगी, और थर्ड केस में क्या होगा, लाइट रे टकरा के वापस आ जाएगी। इसको ग्रेजिंग कंडीशन भी कहते हैं, लाइट का ग्रेज होना। कोई डाउट बच्चों, बोलो। हेलो हेलो, कोई डाउट? हेलो 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 हेलो। देखो अच्छे, अब अगर मान लो हमें क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, कि भाई कैसे निकालें, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कैसे मालूम करें क्रिटिकल एंगल क्या होगा किसी केस में, तो फॉर्मूला लगा दो। ये N1 मीडियम है, N1 मीडियम से N2 मीडियम में लाइट जा रही है, ये क्रिटिकल एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, जो कि आमतौर पे N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। N1 साइन आई की जगह साइन आई सी हो जाएगा, N2 साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाता है, N1 साइन आई सी इज इक्वल टू N2 हो जाएगा। साइन आई सी निकालना है तो उसको नीचे भेज दो, N2 बाई N1 हो जाएगा, साइन आई सी क्या हो जाएगा, N2 1 हो जाएगा। कोई डाउट? ये एक्सप्रेशन मिलेगा बच्चों। अब इसमें भी एक खास बात है, अगर बाहर का मीडियम जैसे रेयरर मीडियम है, इफ रेयरर मीडियम अगर मान लो एयर है, इफ एयर, अगर रेयरर मीडियम बाहर एयर है, तो एयर या वैक्यूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस केस में उसका 1 हो जाता है। तो उस केस में N2 1 नहीं होगा, सिर्फ साइन आई सी N2 के बराबर हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक मिनट रुको, क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। N1, हाँ, नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पर क्या आएगा, N1 नहीं, ये N2 होगा। दूसरा मीडियम है, बाहर वाला मीडियम एयर है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/N1 हो जाएगा। कोई डाउट बच्चों इसमें? बोलो भाई बोलो। हेलो। नो सर। तो ये एक्सप्रेशन बच्चों हमारे पास आ जाएगा। वैसे तो ऊपर वाला दोनों यूज में है, नीचे वाला तब यूज में है ओनली व्हेन N2 इज 1, मतलब दूसरा मीडियम, रेयरर मीडियम इज एयर। तभी यूज में आएगा। आगे बढ़े बच्चों, भाई आगे बढ़े, बोलो बोलो बच्चों बोलो। हेलो, आगे बढ़े, चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम्म, चलो अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। अगर लाइट किसी मीडियम से एयर में जा रही है और क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है, तो फाइंड फाइंड फर्स्ट
आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। हो गया बच्चों? हेलो हेलो हेलो। यस सर। हो गया? क्या है बच्चे बोलो। सर कर रहे हैं। देखते हैं अच्छे से कितना है। साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n1 लगा देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा इस मीडियम का? 2/√3। 2/√3। अब ये तो आ गया, चलो भाई ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा आता है ये कि मान लो मैं कहता हूं कि अगर एक लाइट रे आ रही है 75 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कैसा रे डायग्राम बनेगा? और दूसरा, अगर कोई लाइट रे आ रही है, अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो, तो कैसा रे डायग्राम बनेगा? बताओ, अच्छा ओरली बता सकते हो क्या होगा? थोड़ा आइडिया। सर फिर से बोल दो। अगर कोई लाइट रे अगर कोई लाइट रे आ रही है, मतलब सरफेस से जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 75 डिग्री है, तो कैसा रे डायग्राम बनेगा? और अगर कोई लाइट रे जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो कैसा रे डायग्राम बनेगा उसका? सर पहले वाले केस में रिफ्रैक्ट होगी, पहले वाले केस में रिफ्रैक्ट हो जाएगी ना नॉर्मली। पहले वाले केस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, शाबाश। पहले वाले केस में रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, सर रिफ्लेक्ट लेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से। तो हमें कैसा रे डायग्राम देखने को मिलेगा? थर्ड वाला, यहाँ पर थर्ड वाला केस देखने को मिलेगा। और अगर देखा जाए आगे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, जैसा कि हमारा फर्स्ट वाला केस है। कोई डाउट बच्चों? बोलो 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 बोलो। हेलो हेलो हेलो। तो सेकंड केस के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो बच्चों? अगर मैं कहूँ कि सेकंड के बारे में और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपसे मांगूँ, तो कुछ और बता सकते हो? कुछ और इन्फॉर्मेशन? हेलो। चलो, फिगर तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दी और इसमें कुछ लेबलिंग भी कर दी। जैसे कि एक चीज़ हमने लेबल कर दी, ये एंगल है 45 डिग्री। और बताओ, और क्या लेबल कर सकते हैं हम इसमें? हेलो, अरे भाई बोलो, कोई बच्चा बोलेगा? सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 45 ही हो सकता है ना? वो बच्चे 45 से ज़्यादा ही होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कभी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर आप देखो, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो n1 क्या आ गया? n1 हमें पता है 2/√3 है, जैसे कि अभी अभी निकाला। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन 45,
दूसरा मीडियम एयर है और ये साइन आर, ये ऐसा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 2/√3 साइन 1/√2 साइन आर, ये आ जाएगा। तो साइन आर एंगल क्या आ जाएगा, आर विल बी साइन इनवर्स √2/3 आ जाएगा। तो ये एंगल ये हो जाएगा। टू वन आ जाएगा एयर हाँ बच्चे बोलो क्या कह रहे हो। N2 1 आ जाएगा। हाँ बच्चों, एयर है, एयर का एयर ना का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ना। एयर या वैक्यूम का मान लो। कोई डाउट बोलो। और तो सर और पहली वाली फिगर में, पहली वाली की फिगर की भी डिटेलिंग करनी हो तो उसकी भी फिगर की डिटेल दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 75 डिग्री है, ये वाला एंगल 75 डिग्री आएगा और ये वाला एंगल भी 75 डिग्री आ जाएगा बस। तो मैं ज्यादा एंगल होगा तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा वो। हाँ मैं कहता हूँ, अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो सीधे सीधे वो बाहर जा ही नहीं पाएगी रे, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लाइट रे बाहर ही नहीं निकल पाएगी। क्रिटिकल एंगल कितना हो 45। क्वेश्चन हमने दिया था वैसे क्रिटिकल एंगल, देखो ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमने, क्या लिखा हुआ है बताओ, पढ़ो। ओके सर, साइन 60 डिग्री पे क्रिटिकल एंगल है, 60 डिग्री से ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा रिफ्लेक्ट कर जाएगा पूरा। और 60 से कम होगा तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। 60 डिग्री होगा तो ग्रेज करेगा, ग्रेजिंग कंडीशन ऐसे। सर जो बीच वाला होगा, हाँ वो वाला। ठीक है, अब रही बात ये कि TIR की बारे में हम थोड़ा सा एक वीडियो में देखते हैं बच्चों। मैं अभी आपको 1 मिनट में वीडियो भेजता हूँ, इसको देखना जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक वीडियो बच्चों भेज दिया है ग्रुप पे, जल्दी से देख लो इसको, 2 मिनट का वीडियो है, कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। दो वीडियो भेज दिए बच्चों, उन दोनों वीडियो को जल्दी से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देख ली बच्चों वीडियो। सर यहाँ पे लिंक भेज सकते हो क्या इस चैट में? ओके बच्चे, मैं कोशिश जरूर करता हूँ। इवन
कुछ नहीं करना बच्चों, आपको TIR डिमॉन्स्ट्रेशन डालना है यूट्यूब पे। खोल ही नहीं रहा। ये 2 वीडियो हैं बच्चे, सबसे ऊपर वाली फर्स्ट और सेकंड वीडियोस। ये सर देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ बच्चों, हुआ? देख लिया? हेलो? अच्छा बच्चों, ध्यान रखना, टेस्ट है आप लोगों का। मैं बस डेट चेंज कर रहा हूँ अभी। मैं थोड़ा सोचा थोड़ा पढ़ा दूँ, उसके बाद ले लूँगा। ट्यूसडे को मैं ले रहा हूँ आपका टेस्ट। मैं टेस्ट भेज दूंगा, आप लोगों को कर लेना है। समझ रहे हो बच्चों? टेस्ट की तैयारी कर लो। ट्यूसडे और थर्सडे लगातार ले लेंगे। देख लिया बच्चों? वीडियो देख लिया? आगे बढ़े। हेलो हेलो हेलो। ये सर देख लिया। देखो बच्चों, वीडियो को देख के आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जहाँ से बच्चों आपको फिनोमिना समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा किस तरीके से TIR वर्क करता है। पहले तो रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, बट जैसे ही एंगल बढ़ जाता है तो एकदम से क्रिटिकल एंगल पार करने पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये बच्चों TIR है हमारा। और
काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिलेबस में है, ध्यान रखना, कटा हुआ नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो टीआईआर वगैरह हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट वगैरह भी डिस्कस कर लिए, बट अब इसके दो तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं। देखो बच्चों, अगर पानी में आपने कोई बल्ब लगा दिया, मान लो ऐसा हो जो जिस पे पानी का असर ना हो, वाटर प्रूफ टाइप बल्ब हो, तो उसकी रोशनी ऐसे ऐसे फैलेगी, हर डायरेक्शन में फैलेगी। समझ रहे हो बच्चों? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पानी के बीच में भीतर आपने कोई बल्ब लगा दिया तो उसकी लाइट हर डायरेक्शन में फैलेगी। जैसे कि मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें हमने एक पानी का बल्ब लगा दिया, ठीक है, और लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी। बट चक्कर क्या है कि लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड तो होगी, बट बाहर कितनी लाइट आएगी ये किस पे डिपेंड करेगा। देखो बाहर ऐसे लाइट छोड़ रहा है, ये ऐसे छोड़ रहा है, ऐसे छोड़ रहा है, बट चक्कर क्या है कि ये वाली लाइट ज़्यादा बड़े एंगल वाली लाइट टकरा करके वापस लौट आएगी, और ज़्यादा और जो बड़े वाले एंगल वाली लाइट नहीं जा पाएगी। कोई बच्चा बताएगा क्यों? सिर्फ इतने ही रीजन की लाइट बाहर जा पाएगी, एक गिवन रीजन की लाइट बाहर जा पाएगी। कोई बच्चा बताएगा क्यों? हेलो हेलो, हेलो हेलो, यस सर। कोई बच्चा बताएगा ऐसा ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा कि सारे रीजन की लाइट नहीं आ पाएगी, इतने से रीजन में लाइट बाहर आ पाएगी बस, बाकी नहीं आ पाएगी। कारण क्या है कि अगर आप बाकी रेस की बात करो तो उसका एंगल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है, और अगर एंगल ज़्यादा हो जाएगा तो लाइट टकरा के वापस आ जाएगी। तो अगर हम कोई एक बल्ब पानी के अंदर प्लेस करें और उससे लाइट बाहर आ रही हो, तो उससे लाइट सिर्फ एक गिवन सर्कुलर रीजन में बाहर आएगी, पूरे रीजन में लाइट बाहर नहीं आएगी, बाकी लाइट टकरा करके अंदर ही चली जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने बल्ब लगाया है पानी के बॉटम में इतनी दूरी पे, बताओ कितने एरिया में लाइट बाहर आएगी। ये जो एरिया बन रहा है सर्कुलर एरिया बन रहा है, तो इसकी फिगर बच्चों देख लेते हैं एक बार अच्छे से। क्या है ये? हमारी फिगर है, ये हमारा बल्ब सोर्स है, इससे लाइट आ रही है, ज़्यादा बड़े एंगल पे एंगल क्रिटिकल एंगल तक तो लाइट आती रहेगी बाहर, क्रिटिकल एंगल पे ग्रेजिंग हो जाएगी, उससे कम एंगल पे लाइट आती रहेगी बाहर, ऐसे। बाकी इतने रीजन में लाइट जाएगी, क्योंकि इसके बाद अगर एंगल लाइट का और बढ़ गया, मतलब और जैसे ऐसे लाइट जाएगी तो वो बाहर नहीं जाएगी, टकरा करके अंदर चली जाएगी ऐसे, यूं, ये। सर जहाँ से लाइट बाहर नहीं जाएगी तो वहां पे क्या दिखेगा हमारे को? वहाँ बिल्कुल बच्चे पानी के अंदर लाइट लाइट से दिखेगी, बहुत अच्छा सा फील आएगा आपको, मतलब पानी के अंदर कलरफुल कोई पानी बिल्कुल लाइट लाइट वाला दिखेगा आपको। जैसे आप एक काम करना, कभी बोतल के पास अपने फ़ोन, बोतल के बगल में फ़ोन की टॉर्च लगा दो और अगले साइड से देखो, तो पूरा जो आपका टॉर्च लाइट है वो पूरी बोतल में कलर वाइट कलर बिखेर देगी। देखा है कभी ऐसा?
कभी किया है? पानी की बोतल, टॉर्च लाइट लगा दी, उस पार से उस दूसरे पार से देखा, पूरी लाइट आपकी स्प्रेड हो रही है, तो पानी में पूरी लाइट स्प्रेड हो रही है। अब जिस भी कलर की लाइट यूज करोगे उस कलर का पानी दिखेगा। रेड कलर की लाइट यूज करोगे तो लाल कलर का पानी दिखने लग जाएगा पूरा, समझे? क्योंकि जो बाहर चली गई वो तो बाहर चली गई, और जो लाइट अंदर रह गई वो पानी को कलरफुल दिखाने लग जाएगी। ये समझे बात या नहीं समझे बच्चों? बोलो बोलो बच्चों बोलो। सर सर वैसे बोर्ड में तो ये फिगर दे रखी होगी। नहीं बच्चे, कोई भरोसा नहीं है, अभी क्वेश्चन दिखाते हैं आपको समझ में आएगा। तो अब क्या बच्चों, ये जैसे ये है, अब मैं ना इसको थोड़ा सा अलग से दिखाता हूँ। ये ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल बन रहा है पिंक कलर में, इसको थोड़ा सा अलग से दिखाते हैं। इसमें इस रे को अलग से दिखाते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये ऐसे जा रही है, ऐसा है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल को ड्रॉ किया हमने, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ की जाती है, सरफेस चेंज हो रहा है, ठीक है। इस एंगल को क्या कहेंगे बच्चों? क्रिटिकल एंगल। और कोई डाउट किसी बच्चे को? हेलो? हाँ सर। इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। और ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। तो भाई हमारा एक फॉर्मूला था जिसका नाम था साइन आई सी, क्योंकि बाहर का मीडियम तो एयर ही है हाल फिलहाल तो 1 बाय क्या था बच्चों? इसको n1 कहा था, इसको n2 कहा था, 1/n1 था। ये फॉर्मूला था हमारा एक, तो ये आ गया। अब हमें एरिया निकालना है। ये जो सर्कल है इसका एरिया, सर्कल का एरिया निकालने से पहले सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा। ये जो है सर्कल का रेडियस है, इसको हम थोड़े से अलग कलर से दिखा देते हैं, रेड कलर से दिखा देते हैं। ये सर्कल का रेडियस है, रेडियस आएगा तभी तो एरिया आएगा। रेडियस निकालेंगे, पहले रेडियस निकालते हैं। तो ये है रेडियस, और ये है कितनी हाइट डेप्थ नीचे आपने उसको लगाया है। अगर आईसी वो है एंगल है, तो आईसी ये वाला एंगल भी हो जाएगा। बताओ बच्चे कौन से रूल से हो जाएगा? बताओ क्या रूल है, क्या बोले, कौन सा रूल कहते हैं इसको? alternate interior angles। ठीक है बच्चों, आ जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज बताओ, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। साइन आईसी एक फॉर्मूले से आ गया है हमारा। अब हमें साइन आईसी ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से निकालना है। इस ट्राइंगल को देख के बताओ बच्चों, साइन आईसी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? आर, और हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? दोनों ही साइन आईसी को इक्वेट कर देना है। तो ये 1/n1 इज इक्वल टू आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें फिर रेडियस निकालना है इसको सिंप्लीफाई करके, और अब जैसे इसका रेडियस आर आ गया तो एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो पहले बच्चों अब आपको काम दे रहे हैं, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करो, रेडियस निकालो, या फिर सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर निकालो, जो भी निकालो करो, चलो शाबाश। सर आंसर आ रहा है पाई एच स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर -1। शाबाश बच्चे, शाबाश। देखते हैं, हम भी देखते हैं
एक बार इसको अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इससे रेडियस निकालना है तो एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको एक को उधर ले जाते हैं, दूसरे को इधर ले जाते हैं, इसको इधर इसको इधर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा n1 स्क्वायर आर स्क्वायर। हमको रेडियस चाहिए तो हम रेडियस वाला एक साथ ले लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। टेस्ट है बच्चों, ध्यान रखना, कल को भूल मत जाना कि सर को याद नहीं रहता है, मैं वो बात अलग है। हाँ, नहीं यार इसको इधर ले जाते हैं, काम करते हैं। टेस्ट का ध्यान रखना, टेस्ट की तैयारी करो अपनी। वो तो मेरे को लगा आज पढ़ा देते हैं क्योंकि जल्दी करा ही देते हैं, कोई बात नहीं है, अच्छा रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा एंट्रेंस का पढ़ा देंगे अगर टाइम मिल गया तो अच्छे से। सर चैप्टर का क्या सर है? टेस्ट कौन सा चैप्टर है इसका? देखो भाई, हमने आपको बता रखा है एटम, न्यूक्लियाई और डुअल का टेस्ट आज के लिए बोला था, जो कि फिर मैंने लिया ही नहीं है। तो आप तैयारी करके रखो इन 3 की, और साथ साथ में एसी की भी, और अब तो वेव ऑप्टिक्स की भी तैयारी करके रखो। मैं जब मर्जी इसका टेस्ट ले लूंगा, अभी ट्यूसडे थर्सडे में ले लूंगा, ट्यूसडे को भी लूंगा, ट्यूसडे को तो गारंटेड लेना ही लेना है, मैं लूंगा नहीं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप मुझे भेज देना ओके सर। टेस्ट। ट्यूसडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, यही टेस्ट करना आप घर बैठ के। तो अच्छा ये आ जाएगा एच स्क्वायर, क्या आ जाएगा, हाँ इसको तो भेजो माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ जाएगा। तैयारी कर लो बच्चे अच्छे से, सिलेबस काफ़ी हद तक हो गया है, और ये चैप्टर है, इनका टेस्ट नहीं हुआ है। पाई रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, ये आ रहा है बच्चों, यस यही आ सर, रहा है। यही आ रहा है। तो ये अच्छा एक्सप्रेशन है हमारा। अब बात इस चीज़ की कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किस तरीके से आता है, एक बार देखो बच्चों, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है। सर बोलो बच्चों बोलो। तो जैसे इसमें आपने बताया कि एरिया सर्कल की फॉर्म में है सर, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है सर, मतलब सर्कल सर की फॉर्म में ही। देखो अच्छे, जब एक्सपेरिमेंट वगैरह आप प्रैक्टिकली करोगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। सर्कल की फॉर्म में ही लाइट बाहर आती है, उससे ज़्यादा लाइट बाहर नहीं आ पाती, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट करोगे तो भाई थोड़ा और आपको समझ दिखाना आएगा। फॉर्मूला वो वाला। हाँ अच्छा, फॉर्मूला देख लो इधर। सर कैसी भी शेप हो, मतलब जार की हो किसी की भी। नहीं नहीं बच्चे, हाँ जार की कैसे भी शेप हो, लाइट ऐसे सर्कुलर रीजन की ही में ही बाहर आएगी, क्योंकि वो सिमेट्रिकल ऐसा होता है, मतलब एक बार करोगे तो समझ में आएगा। या फिर एक काम करना बच्चे, आप पानी के अंदर बल्ब मत रखना, पानी के नीचे बल्ब लगा के देखना, करना है तो। ओके सर। जैसे मान लो जार ले लिया आपने, और है, और करके देखना एक बार, समझ में आ जाएगा आपको। नीचे करना है। लेजर लाइट मत लेना, बल्ब लेना जो लाइट स्प्रेड कर रहा हो हर डायरेक्शन में। सर फोन की टॉर्च वो हो जाएगी ना। यार फोन की टॉर्च की बीम सीधे होती है वैसे, तो स्प्रेड इतनी नहीं करती। खैर देखना, एक बार करके देखना, देखते हैं क्या होता है। ओके सर। ढंग ओके से सर। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दिखता है, वरना दिखता नहीं है अगर थोड़ा बहुत भी ढंग से ना करो। तो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनेशन में आता है, देखो भाई किस किस तरीके से एग्जामिनेशन में आता है दिखाते हैं। एक तो इस तरीके से आ जाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि एक बल्ब है, नीचे रखा हुआ है, डेप्थ दे रखी है, जो हमने एच ले रखा है वो डेप्थ दे रखी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, उसको n1 बोला, n1 4/3 दे रखा है। क्या पूछा हुआ है, एरिया, फाइंड आउट द एरिया। तो क्या दे रखा है भाई, एरिया पूछा है, सब कुछ पाई की वैल्यू आपको पता है, दो चीजें डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, आ जाएगा एरिया। बोलो भाई बोलो 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 बच्चों बोलो। यस सर, आ जाए। अब एक और चीज बच्चों हमें आपको बतानी है, मछली जल की रानी है। एक्चुअली क्या है बच्चों, मछली की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है जितनी हमें दिखाई देती है। अगर मछली कोई ऊपर की चीज देखना चाहे तो सिर्फ मछली को सर्कुलर रीजन की चीज दिखाई देती है, सिर्फ मतलब सर्कल
सर्कुलर रीजन की चीज दिखाई देती है, उससे बाहर की चीज मछली देख नहीं पाती, उसका विजन इतना सही होता है, सर्कुलर रीजन तक लिमिटेड होता है। क्यों? उसका कारण भी TIR ही है। खैर हम ज्यादा डिस्कशन में अभी नहीं पढ़ने वाले बच्चों, क्योंकि आप पूछोगे कि सर कैसे लाइट आएगी, कैसे वो देखेगी। मैं बच्चों फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए अभी बता रहा हूँ। खैर कोई एनिमेशन वगैरह होगा जो समझाए ढंग से तो मैं आपको भेज दूंगा ये कोई एनिमेशन। बट फिलहाल ये भी ध्यान रखना कि मछली के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। मछली का जो विजन होता है वो सिर्फ सर्कुलर रीजन तक बाहर के लिए लिमिटेड होता है, कोनिकल रीजन कह सकते हैं। अ फिश इन अ वाटर टैंक सी आउटसाइड वर्ल्ड एज इट व्हाट इज अ कोन सर पढ़ लो अच्छे सारा। देख लिया बच्चों? मछली का जो विजन होता है वो लिमिटेड होता है सेम कारणों की वजह से, और उसका एक्सप्रेशन डिराइव करने को कहा गया है, जो भी हमने किया है ये एक्सप्रेशन डिराइव करने को कहा गया है। कोई डाउट बच्चों इसको लेके फिलहाल? बाकी रही डिटेल में आप कोई चीज़ों को तभी समझ सकते हो जब उसके एक्सपेरिमेंट देखो या उसका एनिमेटेड वीडियो देखो या खुद करके देखो। बोलो भाई कोई डाउट? हेलो हेलो हेलो। नो सर। तो ये बच्चों TIR से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे कुछ फिनोमिनाज होते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे TIR के बेसिस पे तीन चार फिनोमिना है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में है ऑप्टिकल फाइबर। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो पहले ज़माने में लैंडलाइन हुआ करती थी, उसमें वायर के थ्रू करंट जाया करता था और सिग्नल ट्रेवल किया करते थे और उससे कम्युनिकेशन हुआ करता था। आजकल दो चीज़ों का ज़माना है, ब्रॉडबैंड भी है और वायरलेस सिस्टम भी है, वायरलेस एंड ब्रॉडबैंड। मतलब हमारे घरों में जो इंटरनेट लगवाते हैं, कई बच्चों ने अलग अलग एनी वाले से लगवा रखा है, किसी ने हाथवे वाले से लगवा रखा है यहाँ पर, तो वो तो वायर्ड है। और जो टेलीफोन में होता है वो वायरलेस है। अब चक्कर क्या है बच्चों, वायरलेस थोड़ा सा महंगा पड़ता है, आपको भी पता होगा। मोबाइल फ़ोन का डाटा कंपैरेटिवली लिमिटेड होता है और महंगा भी पड़ता है। वर्ल्ड का ज़्यादातर इंटरनेट जो है वो वायरलेस नहीं, वायर मीडियम से चलता है। लोगों के घरों में जो वाईफाई लगे होते हैं वो केबल इंटरनेट वाला भैया वायर डाल के जाता है, ऐसा कुछ होता है, सब देखा होगा आपने। तो उससे वाईफाई लोग नेट लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं। चक्कर क्या है बच्चों, वायरलेस मीडियम जो है उसका एक कंस्ट्रेंट है, आप वायरलेस मीडियम में बहुत ज़्यादा स्पीड अचीव नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डाटा एक साथ नहीं भेज सकते हो। जबकि वायर्ड मीडियम का एक फ़ायदा ये भी है कि आजकल के ज़माने में वायर्ड मीडियम से बहुत ज़्यादा डाटा भेज सकते हो। डाटा भेजने में और लेने में एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। एक बच्चा 4G सिम खरीद के ले आया, उसने 3G फ़ोन में लगा दिया एयरटेल का, कह रहा है इंटरनेट स्पीड नहीं आ रही है, ये 2G फ़ोन में लगा दिया, काम चल जाएगा बच्चों? बोलो। नहीं सर। देखो बच्चों, अगर आपको इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ करनी है तो दो तीन चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। पहला, आपका डिवाइस ऐसा होना चाहिए जो इस इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ कर सके। अगर आप 4G इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो तो 4G डिवाइस होना चाहिए, 2G डिवाइस से 4G इंटरनेट स्पीड नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये, जो आपको प्रोवाइडर हो वो उतना प्रोवाइड करना चाहिए। आप 5G फ़ोन लेके बैठ जाओ, अभी एक बच्चे ने नया फ़ोन ले लिया, 5G फ़ोन लेके आया हूँ सर 5G, भाई 5G फ़ोन ले आए हो आप, 5G तो कोई नेटवर्क प्रोवाइडर आपको दे ही नहीं रहे, तो उस फ़ोन का फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं। फिलहाल तीन चीज़ जरूरी है। एक,
वहां से सप्लाई हो रही हो, दूसरा हमारा मीडियम सपोर्ट कर रहा हो, जो मीडियम है जिससे वो आ रहा है। खैर अगर वायर्ड मीडियम की बात की जाए तो आजकल इंटरनेट वाले सभी लोगों से कह रहे हैं कि सर जी ऑप्टिकल फाइबर लगवा लो, फाइबर केबल लगवा लो। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बच्चों? एक केबल होती है जिससे सिग्नल बहुत फास्ट ट्रांसमिट होते हैं और कम वायर यूज करके भी बहुत सारे लोगों को वो ब्रॉडबैंड मतलब दिया जा सकता है। ऐसी क्या खास बात होती है ऑप्टिकल फाइबर में? इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ। इवन जो बच्चे TIR डिमॉन्स्ट्रेशन जैसे आपने डाला था तो उसमें 1, 2, 3 चौथी वीडियो आपको देखनी है, मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। Total internal reflection is important in technology. सर ये जो बेंडिंग हो रही है हो कैसे रही है सर ये इसमें? इधर उधर इधर उधर। एक मिनट यार देखता हूँ, शायद कोई दूसरी वीडियो आ गई है इसमें, तो देखना पड़ेगा बच्चे कौन सी वीडियो थी। एक मिनट ना बच्चों भेज दें। हाँ बच्चे अब एक मिनट रुको, पहले हम थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को। देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये है क्या हो क्या रहा है बताते हैं। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर हमको ज़्यादा डाटा भेजना है तो हमारा मीडियम अच्छा होना चाहिए, और ऑप्टिकल फाइबर जो है ये एक अच्छा मीडियम होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, बच्चे कहते हैं सर ये लाइट का क्या लेना देना, आप तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हैं या लाइट वाइट से कुछ दिखाई जा रही है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा चल क्या रहा है। देखो भाई, हम लोगों के फ़ोन से टावर पे सिग्नल जाता है या टावर से हमारे पे आता है, तो सिग्नल के ट्रांसमिशन में हम क्या यूज़ करते हैं? सिग्नल के ट्रांसमिशन और रिसीविंग में हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स। आप लोगों को बच्चे बताया था हमने, क्या यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स। इसका मतलब कोई भी EM वेव यूज़ की जा सकती है, बस उसको कोड करना पड़ता है उस हिसाब से, उसके अंदर सिग्नल छुपा होता है। अब ये सिग्नल कैसे छुपा होता है किसी वेव के अंदर, ये कहानी फिलहाल हमारे टॉपिक में नहीं है। कोई भी EM वेव से सिग्नल आप ट्रांसमिट कर सकते हो। जैसे कि मान लो हमारे जो टीवी रिमोट होता है उसमें इंफ्रारेड लाइट होती है, और उससे टीवी पे सिग्नल जाता है, ऑन होना है, ऑफ होना है, वॉल्यूम बढ़नी है, वॉल्यूम घटनी है, इस तरीके से सिग्नल जाते हैं। अब ये सिग्नल कैसे जाते हैं? और टीवी रिमोट में ऑन के बटन से थोड़ा अलग कलर का वेवलेंथ रिलीज होता है और वो टीवी पे जाता है, ऑफ के बटन पे अलग कलर का वेवलेंथ जाता है, थोड़ा अलग कलर की लाइट जाती है, मतलब अलग थोड़ा डिफरेंट चेंज होता है। वरना अगर सभी में सेम सिग्नल जाए तो फिर तो ऑन ऑफ में कोई बात ही ना हो। समझ में आया बच्चों? सबसे बेसिक हमारी लाइफ में सिग्नल ट्रांसमिशन का प्रोसेस है। इवन अगर आपको भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो मान लो आपने कोई प्लान बनाया आपके फ्रेंड के सामने, वो दूर खड़ा है, उसको आपने बोला कि भाई अगर ये हो तो रेड लाइट जला दियो और वो हो तो ब्लू लाइट जला दियो, तो ये भी एक तरीके का आपने सिग्नल ट्रांसमिशन किया थ्रू EM वेव। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बोलो।
बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। यस सर, आ गया। और उसको कोड डिकोड किया आपने। कोड डिकोड मतलब कि आपने पहले से ही अपने दिमाग में रख रखा था, डिस्कस कर रखा था कि भाई लाल लाइट जलाऊंगा तो ऐसा होगा और ब्लू लाइट जलेगी तो ऐसा होगा। तो ये एक बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि लाइट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसफर सिग्नल। आप लाइट जला के दूसरे को सिग्नल भेज रहे हो और आपको उस लाइट से पता है कि अगर ये होगा तो ये होगा और वो होगा तो होगा। कोडिंग डिकोडिंग आपके दिमाग में है उस लाइट को लेके। तो ऐसे ही ईएम वेव को यूज कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव, जिसमें हम लाइट वेव यूज करते हैं। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर लाइट से कैसे सिग्नल जा सकता है। भाई लाइट से अभी बताया तो सही अभी आपको कि लाइट से सिग्नल जा सकता है और जाता है, और उसके अंदर सिग्नल छुपा हुआ होता है जिसको कोड डिकोड किया जाता है, उसके हिसाब से रिसीव करके प्रोसेस किया जाता है और आगे की कहानी है। बट इसमें फ़ायदा क्या है और जाता कैसे? ऑप्टिकल फाइबर एक साथ बहुत सारा सिग्नल ले जा सकता है। इसके अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको पता होता है कि एक डेंसर मीडियम और एक रेयरर मीडियम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर दो अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं। अंदर वाला जो मटेरियल होता है उसका नाम होता है कोर, जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। उस पर कोटिंग होती है, इसे कहते हैं क्लैडिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। हम लाइट वेव को छोड़ते हैं, एक ऐसे एंगल पे छोड़ते हैं जिससे TIR हो। TIR होते 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 सिग्नल बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और जहाँ से छोड़ा गया वहाँ से डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। एक ऑप्टिकल फाइबर बहुत सारे सिग्नल ले जा सकता है बिना इंटरमिक्सिंग के। क्यों? क्योंकि अलग अलग सिग्नल को अलग अलग एंगल पे भेजो तो इंटरमिक्स नहीं होते हैं। जैसे एक सिग्नल को इस एंगल पे भेजा, दूसरे सिग्नल को इस एंगल पे भेजो, तो अगर अलग 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 सिग्नल पे अलग अलग एंगल पे अलग अलग सिग्नल भेजोगे तो एक ही ऑप्टिकल फाइबर से बहुत सारे सिग्नल एक टाइम पे भेजे जा सकते हैं। खैर और वो इंटरसेक्ट नहीं करती फिर? वो बच्चे आपस में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, मतलब इंटरफेरेंस नहीं होता है क्योंकि वो अलग अलग एंगल पे भेजे जाते हैं, तो इंटरफेरेंस का मथा पच्ची नहीं होती। बाकी तो बच्चे ऑप्टिकल फाइबर इतनी बेसिक सी चीज़ नहीं है, बहुत एक डीप कॉन्सेप्ट है, तो अभी हम उसको तो इतना डिस्कस नहीं कर सकते। बट आप ये समझना बच्चों कि ऐसा है कि लाइट के थ्रू, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करा करके सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है। आज आप लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हो, कल लाईफाई भी आएगा। लाईफाई क्या होगा? लाइट के थ्रू इंटरनेट चलेगा, लाईफाई। समझे बच्चे? लाईफाई सर बल्ब से बता रहे थे, बल्ब से वाईफाई वो स्पीड होगी इंटरनेट की। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर लाइट से कैसे चलेगा, लाइट समझ में नहीं आ रहा है। अरे लाइट सिग्नल भेज रही है यार, लाइट भी तो एक तरीके से वेव है ना, उसका कुछ इंटरप्रिटेशन तो हो सकता है, कोई डिवाइस उससे इंटरप्रिटेट कर सकता है। यार मैं आपको बताया तो सही कि अगर आपके फ्रेंड ने दूर से जाके अपने फ़ोन पे ग्रीन बत्ती जला दी और रेड बत्ती जला दी, एक तरीके का वो भी सिग्नल ही है, तो आपने बस उसको डिकोड कर लिया और आप समझ गए उससे। तो यही एक्चुअली डिजिटल लॉजिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आगे जाने को पढ़ते हैं। इतने सिंपल नहीं होते हैं कि एक ने रेड लाइट और ग्रीन लाइट जला दी तो आपने डिकोड कर दिया। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ की हम बात कर रहे हैं आपसे, बट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे। तो कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, क्लैडिंग का कम होता है, और लाइट को भेजते हैं तो लाइट टकरा टकरा के TIR होता है। बट लाइट को सूटेबली एंगल पे भेजना पड़ेगा। अगर सूटेबल एंगल पे भेजोगे नहीं तो लाइट बाहर चली जाएगी, क्योंकि दोनों ही मीडियम ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, वरना लाइट आर पार चली जाएगी अगर सूटेबल एंगल पे नहीं भेजोगे तो। ऐसे तो ये TIR का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। और optical fiber are extensively used for transmitting audio and video signals through long distances. It work on the concept of total internal reflection. Optical fibers are fabricated with high quality glass fibers. Each fiber consists of core and cladding. The reflective index of the material of the core is higher than that of the cladding. When the light signal is directed at one end at a suitable angle, it undergoes repeated total internal reflection along length of fiber and finally comes out at another end. अब बाकी वही बच्चे, कई बच्चे कहते हैं कि लाइट कैसे सिग्नल भेज सकती है। कोई भी EM वेव सिग्नल भेज सकती है। हमारे टीवी रिमोट में इंफ्रारेड बल्ब यूज किया जाता है। सिग्नल का मतलब कुछ नहीं बच्चे, सिग्नल का मतलब है अपने हाथ से भी आप सिग्नल भेज सकते हो। हेलो हाथ को वेव करके, हाथ से इशारे करके कोई भी। तो एक्चुअली क्या है कि हैंड जेस्चर से भी आप सिग्नल ट्रांसमिट करते हो किसी को आप मुक्का दिखाते हो या कुछ भी ऐसे हैंड जेस्चर करते हो तो एक काइंड ऑफ सिग्नल जाता है उस पर। समझ में आया बच्चों? तो सिग्नल आप
वैसे भी भेजते हो, तो यहाँ पे लाइट से सिग्नल क्यों नहीं जा सकता है? बस उसको कोड डिकोड करने वाला होना चाहिए। अब किसी को आपने मुक्का दिखाया, उसको समझ में ही नहीं आया, वो सोच रहा है प्यार करने के लिए बुला रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। कोड डिकोड में भी हो सकता है, बट एक्चुअली जो सिस्टम्स होते हैं उसमें ऐसा होता है कि कोडिंग डिकोडिंग हो जाती है उसकी। कोई डाउट बच्चों? हेलो।